गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम शमा परवीन है। का जो हमारा लेसन है वो 10th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री का एक स्टार्टअप है। यहीं से हम कोई भी बच्चा 10th क्लास की केमिस्ट्री से ही फर्स्ट चैप्टर से ही ये सीखता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब और कैसे होती है। और ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा है कि केमिकल रिएक्शन को करने में वो बहुत हड़बड़ा जाते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन को नहीं कर पाते। मेरी ये वीडियो आप सभी को उन केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो बिना किसी रुकावट के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक बाय टॉपिक हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दो सब्सटेंस ले लीजिए, वो दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो वो रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दूध से दही बन जाता है, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही है। लोहे की कील पर जंग लग जाती है, वो भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन ही है। या ये कह लीजिए कि एक पेपर का टुकड़ा ले लेते हैं, उस पेपर के टुकड़े पर हम माचिस की तीली से आग लगा देते हैं तो कुछ वक्त के बाद क्या होता है, वो कागज जो होता है राख में बदल जाता है। दैट मीन्स हुआ क्या कि कोई दो सब्सटेंस थे, माचिस की तीली प्लस कागज, तो उसमें जब हमने आग लगाई दोनों सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट करा और कुछ टाइम बाद हमें जो मिला वो राख मिली, और जो कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस जो जिसने रिएक्ट किया उससे क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। तो वही सब हमारे केमिकल रिएक्शंस के क्या होते हैं, एक एग्जांपल होते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन है A प्लस बी। A प्लस बी कोई ये सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे हैं AB। समझ आया? सिंपल सी बात है कि एक सब्सटेंस है A हमारा और एक सब्सटेंस है B। ये A सब्सटेंस B सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नया कंपाउंड बना रहे हैं AB। अब बात यहाँ ये आ जाती, ये जो दो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ गई होगी कि कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। इसके बाद जो हमारा केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे की वीडियो में करेंगे, आज हम थोड़ा उसके बारे में इंट्रो देख ले रहे हैं। तो जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जनरली होती क्या है, जैसे कि कोई भी हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब हम कर रहे हैं तो उस केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला चाहिए ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जिस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं वही हमारी क्या होती है, केमिकल इक्वेशन होती है। जैसे कि मैं यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्ट किया सोडियम प्लस क्लोरीन, रिएक्ट करने के बाद बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन को अभी बैलेंस कर दे रही हूँ मैं, लेकिन बैलेंसिंग मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट करा और सोडियम क्लोराइड बनाया। अब पर्टिकुलर सोडियम के लिए मैंने यहाँ एक सिंबल यूज किया है Na, क्लोरीन के लिए मैंने सिंबल यूज किया है Cl, सोडियम क्लोराइड के लिए मैंने सिंबल यूज किया है NaCl।
तो हर एक एटम के लिए, हर एक कंपाउंड के लिए हम पर्टिकुलर एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। वही फॉर्मूला हमारी क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद क्या कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट या नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक जनरल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ कोई 2 रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं AB। ठीक, सिंपल सी बात है, कोई 2 रिएक्टेंट है, ये 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट होगा। समझ आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट होगा, तो वो रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। इसके बाद जो हमारा केमिकल रिएक्शन का सेकंड टाइप है वो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट मीन्स, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि किसी भी कंपाउंड का क्या हो रहा है, डिकम्पोज, दैट मीन्स वो कंपाउंड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट कंपोजिशन रिएक्शन की उल्टी होती है। कंपोजिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कोई 2 एलिमेंट है, उन दोनों एलिमेंट ने रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इसमें क्या होगा कि एलिमेंट तो हमारे 2, इसमें तो हमारे 2 एलिमेंट थे और फॉर्म किया हमारा सिंगल प्रोडक्ट। उसमें क्या हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, सॉरी एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, और वो सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन के बाद 2 प्रोडक्ट बनाता है, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैं यहाँ एक कॉमन एग्जांपल ले लेती हूँ। कोई रिएक्टेंट है हमारे पास AB, या कह लीजिए ABC, हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है। रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये सपोज कर लीजिए A में टूट गया, ये B में और ये C में। दैट मीन्स हमें क्या मिले, 3 कंपाउंड अलग अलग मिले। एक हमारा क्या था, सिंगल हमारा रिएक्टेंट था, ये सिंगल रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद A, B और C 3 पार्ट्स में क्या हुआ, डिवाइड हुआ है। तो ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो हमारा केमिकल रिएक्शन का 4th टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड अपनी जगह से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा किसका, बात यहाँ ये आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ यही है कि किसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो याद रखिए कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अब कैसे पता लगेगा भाई कि कौन रिएक्टिव है और कौन लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसके लिए मैं एक आपको प्रायोरिटी लिखाऊंगी, प्रायोरिटी सीक्वेंस लिखाऊंगी, जिसकी रिएक्टिविटी हायर होती है उसे हम सबसे ऊपर रखते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो उसको मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, बस अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं एक कॉमन एग्जांपल से। जैसे एक कोई सब्सटेंस है A और एक कोई सब्सटेंस है BC, तो होगा क्या रिएक्शन में, A सब्सटेंस की रिएक्टिविटी हायर है देन कंपैरिजन ऑफ C सब्सटेंस। तो ये क्या करेगा, C को रिप्लेस कर देगा और B की जगह खुद आ जाएगा। तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा AB प्लस C। C को इसने बाहर इसलिए डिस्प्लेस किया है क्योंकि C की रिएक्टिविटी A के कंपैरिजन में क्या होती है, हायर होती है। अब इन ABC की जगह कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि जिंक हो सकता है, बहुत से सारे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्पेसिफिक एग्जांपल जो है हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 4th
टाइप है और जो लास्ट टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आपने इसमें देखा है कि एक बार डिस्प्लेस हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कोई भी दोनों कंपाउंड अपनी जगह से दोनों बार डिस्प्लेस होंगे। इसमें हमारे पास दो दो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, हर एक कंपाउंड का अपना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, दूसरे कंपाउंड का भी अपना पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा। फर्स्ट कंपाउंड का पॉजिटिव सेकंड कंपाउंड के निगेटिव से इंटरैक्ट करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, सेकंड कंपाउंड का पॉजिटिव फर्स्ट कंपाउंड के निगेटिव से इंटरैक्ट करके एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई एक रिएक्टेंट है AB और एक कोई रिएक्टेंट है CD, या कह सकते हैं कंपाउंड है। देखिए A पर हम पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और B पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज। सेम एज इट इज C पर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और D पर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज। तो ये A जो पॉजिटिव है वो इसके निगेटिव से इंटरैक्ट करेगा और फॉर्म करेगा AD। सेम एज इट इज C जो है C पॉजिटिव वो B निगेटिव से इंटरैक्ट करके हमारा बनाएगा CB। तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है हमारी वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस और उनके एग्जांपल्स हैं, हम इसके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कौन सा एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हैं, रिएक्टेंट आपको पता ही है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद जो हमें मिलता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट से आप अगर प्रोडक्ट में जा रहे हैं और अगर आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई देता है, ऑक्सीजन आपको क्या होता हुआ दिखाई दे, ऐड होता हुआ अगर दिखाई दे रहा है, तब भी वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। या ये कह लीजिए कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे, दोनों ही बातें क्या हैं, ऑक्सीडेशन को दिखाती हैं। कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर जा रहे हैं तो अगर आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखाई दे तब भी वो ऑक्सीडेशन होता है। और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट मीन्स रिमूव का मतलब है कि आप रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कोई कंपाउंड बन रहा है तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। रिडक्शन रिएक्शन जस्ट हमारे ऑक्सीडेशन की क्या होती है, अपोजिट होती है। ऑक्सीडेशन में हमने बात की कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर हम जा रहे हैं, ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन होगी। जबकि रिडक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखाई दे, क्या होता हुआ, रिमूव होता हुआ, यानी रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जा रहे हैं और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन। या ये कह लीजिए कि हाइड्रोजन आपको अगर ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर अगर हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन। स्टूडेंट्स 10th क्लास में सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे ही दिया गया है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एडिशन या रिमूवल होता है तब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। जबकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने के 2 पॉइंट्स और हैं, मैं अभी आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि आप 11th क्लास में आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने के लिए, क्योंकि 11th क्लास में अपने आप में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर एक पूरा चैप्टर है, तो शायद आपको उसमें काफ़ी आसानियत हो करने के लिए, तो इसलिए 2 पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ भी बता दे रही हूँ और आगे की वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जो इसका 3rd पॉइंट है कि कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की किसी भी केमिकल रिएक्शन में पहचान करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम हो रही है, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, कम, यानी डिक्रीज हो रहा है। ये नीचे का साइन मैंने इसलिए बनाया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है,
कम हो रही है तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जस्ट इसका अपोजिट होगा रिडक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से अगर हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन क्या हो अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है कि रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में अगर जाएंगे और कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ रही है, कमी आ रही है, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो रिएक्शन हमारी क्या होगी, रेडॉक्स रिएक्शन, सॉरी वो रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब इसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर क्या हो रहा है, इंक्रीज, इंक्रीज दैट मीन्स बढ़ रहा है अगर ऑक्सीडेशन नंबर, तब वो भी हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बात आ जाती है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखिए आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो हर कोई एटम या एलिमेंट डोनेट करता है, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसे हम 2, 8, 2 में कॉन्फ़िगरेशन इसका करते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसके बाद इसके पे आता है हमारा +2 का चार्ज। अब अगर हम मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है +2, ठीक। अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का 17 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम 2, 8, 7 आता है। इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, इस पे Cl नेगेटिव आता है, इसलिए इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो ध्यान दीजिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर रिडक्शन की बात करें, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, डिक्रीज से मतलब क्या है कि कम होता जा रहा है, कम क्या होगा, माइनस का चार्ज आएगा जब कम होता जाएगा, जैसे कि यहाँ Cl पे नेगेटिव का 1 है, -1 है, जैसे जैसे +2, +3, +4 बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्लस में जाती जाएगी तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे माइनस में आती जाएगी वैसे वैसे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो ऐसे हम 11th क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ही कोरिलेट करता है। किसी भी अभी तो हमने इंडिविजुअली पढ़ा ना कि ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, ऑक्सीजन का मतलब रिमूवल और हाइड्रोजन का ऐड होना, ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन थे। अब बहुत सी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होते हैं, एक ही केमिकल रिएक्शन में होते हैं। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता हो प्लस रिडक्शन भी होता हो, वो रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। इसके बारे में हम डिटेल स्टडी आगे की वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट कोरिलेट करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन कब कब हो रहा है, मैंने बताया कि ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा हो, हाइड्रोजन अगर रिमूव हो रहा हो और अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उन सब चीज़ों में हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन होगा वो जो हमारा एजेंट होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस एटम का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं लेकिन वो एजेंट होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे हमने रिडक्शन के लिए बात करी कि अगर लूज करे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऐड करे या इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हों, बढ़ रहे हों या
उसके ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा हो, उस प्रोसेस में हमारा रिडक्शन होता है। रिडक्शन तो होगा उस एलिमेंट का, बट वो जो एजेंट होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, 7वां टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से आप अच्छे से परिचित हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें हम जिस फॉर्मूले से किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिनोट करते हैं वो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। अब केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा हो सकता है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनकी संख्या हमें बराबर करनी होती है। तो वो रिएक्शन हमारी क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक, और बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब यहाँ देखिए एरो से पहले जो हमारे रिएक्टेंट है और एरो के बाद जो हमारे प्रोडक्ट है, क्या वो दोनों इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ हमारे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि यहाँ हमारे 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, जबकि जो प्रोडक्ट में सिंगल हाइड्रोजन और सिंगल क्लोरीन हमारे प्रेजेंट है। तो हमें करना क्या है कि हमें इनको 2 करना है। अब ये रिएक्शन हमारी क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हमें यही करना होता है कि जितने हमारे रिएक्टेंट में एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट में एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। वही रिएक्शन हमारी क्या होती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। पूरी तरीके से वो रिएक्शन हमारी बैलेंस होती है। इसके बाद हमारा जो 8वां टॉपिक है वो है कोरोजन और रस्टिंग की। कोरोजन और रस्टिंग से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कोरोजन और रस्टिंग का मतलब है क्या, इससे क्या मुराद है कि अगर किसी भी लोहे की चीज़ पर जंग लग जाती है, अब वो जंग लगती कब है, जैसे ही हम किसी लोहे की चीज़ को एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो उस पर क्या आ जाती है, जंग आ जाती है। तो उसका कारण क्या है कि वो नमी से रिएक्ट कर लेती है कोई भी लोहे की चीज़ और उसके बाद उस पर जंग लग जाती है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा 9th या कह लीजिए कि लास्ट टॉपिक है वो है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की अगर हम बात करें तो आप बहुत तरीके के वेफर्स खाते हैं, जैसे कि कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, ये जितने भी वेफर्स आप खाते हैं इसमें हमारी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ये नाइट्रोजन गैस क्या काम करती है कि जो आपके वेफर्स हैं उसमें वो क्रंचीनेस, क्रिस्पीनेस बनी रहे, उसका काम करती है। आपने बहुत सारे वेफर्स के पैकेट देखे होंगे, हर एक वेफर्स का पैकेट खुला हुआ दिखाई देता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होती है ताकि उस वेफर्स का जो टेस्ट है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहे। अगर आप उस वेफर्स के पैकेट को 1-2 दिन के लिए खोल के रख दें और वापस उसका टेस्ट करें तो उसका टेस्ट क्या होगा, बदला हुआ दिखाई देगा आपको। तो उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि रेसिडिटी के कारण उसका टेस्ट क्या होता है, बदल जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। इसके बारे में हम बहुत सारी रिएक्शन और इसके साथ बहुत सारे एग्जाम्पल से हम केमिकल रिएक्शन को सीखेंगे और बिना किसी परेशानी के आपको केमिकल रिएक्शन चुटकियों में सॉल्व करनी आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू।